नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपका पहला अध्याय जिसका नाम है सूची पर्यावरणम उसका अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने 6 श्लोक पढ़े थे। आज हम अंतिम श्लोक 7वां श्लोक पढ़ेंगे और इसके कुछ सवाल करेंगे। देखिए 7वां श्लोक क्या है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। प्रस्तर तले यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति एकवचन। लता तरुगुल्मा नो, तो यहाँ पे ये जो नो शब्द आ रहा है और नो के बाद लिखा हुआ है भवन्तु, तो यहाँ पर न शब्द है, न के पीछे विसर्ग है और उसके बाद है भवन्तु। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में भ आया हुआ है, उत्तर विसर्ग संधि है और उत्तर संधि विसर्ग संधि के हिसाब से जो है यहाँ पर 9 शब्द हुआ है। उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। वैसे हमने कक्षा 9वीं में ये बहुत ज़्यादा पढ़ी थी संधि, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। नह शब्द, इस संधि का जो उत्तर विसर्ग संधि है उसका नियम क्या होता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद में अ या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह ये हो, तो विसर्ग जो होता है उसका ऊ हो जाता है, क्योंकि इस विसर्ग संधि का नाम क्या है, उत्तर विसर्ग संधि। तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और ऊ हो जाता है। फिर इससे पहले है न के अंदर अ। यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले अ आना चाहिए ना, तो न के अंदर अ है, तो न के अंदर जो अ है वो अ और ऊ ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, आपको पता है 2 स्वरों को लगभग साथ में लिखा नहीं जाता है, संधि हो जाती है वहाँ पे। तो अगर ये दोनों साथ में जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक और संधि होगी जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है बच्चों, अ आगे बाद में जब ई उ री आता है तो वे आपस में मिलकर ए ओ अर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उ आ रहा था और उ से पहले यहाँ पर अ है, तो अ और उ दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे, इसलिए नो भवन्तु शब्द हो गया। फिर देखिए आगे, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, समाविष्टा सम धन आविष्टा, सम धन आविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। यहाँ पे देखिए च छ ज, यहाँ पर भी तीसरा वर्ण आ रहा है और 9 शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम संधि है, उत्तर विसर्ग संधि सूची पर्यावरणम। अन्वय देखिए इसका, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता विसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये नो जीवनम मरणम सूची पर्यावरणम शरणम। शब्दार्थ देखिए, लता तरु गुल्मा, लता च तरवः च गुल्मा च। देखिए ये जो शब्द है इसमें मैं आपको साथ साथ में ये चीज़ बताते जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमने 9th में जो है ना पाठ्य पुस्तक पढ़ी थी, ऑफलाइन पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी और मैं चाहता हूँ कि ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। तो यहाँ पर ये जो बीच में जहाँ भी संधि आ रही है, समास आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना उस चीज़ को और इसको आपको नोट भी करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में संधि से संबंधित 4 से 6 नंबर के सवाल आते हैं और संधि तो वैसे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आता तो कई ऐसी चीज़ें होगी जिनका आप ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। तो संधि है, समास है, प्रत्यय है, व्याकरण के टॉपिक अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप जो है उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते, ना उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, लता तरु गुल्मा, यहाँ पर शब्द है लता च तरवः च गुल्मा च। अब इसमें एक समास है जिसका नाम है द्वंद्व समास। बच्चों द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है कि जब अनेक शब्द हैं, एक जैसे शब्द, एक समान शब्द
और उनमें से विभक्ति हटाकर जब उनको एक शब्द में लिखा जाता है तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। विभक्ति हटा देती है वहाँ पे और उसको एक शब्द में लिखा जाता है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तब उसके बीच में च लगा देते हैं। हर एक शब्द के बाद में क्या लगा देते हैं? च लगा देते हैं। उससे पहले जब इसका सामासिक पद बनाते हैं बच्चों, तब यहाँ पर देखिए आपको लिखा दे रहा होगा लता तरु गुल्महा, है ना। तो यहाँ पर गुल्म जो शब्द हैं वह अकारांत शब्द हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो 3 शब्द हैं, एक तो है लता, दूसरा है तरु और तीसरा है गुल्म। तो 3 शब्द होते हैं। आपको होता है संस्कृत में जब एक होता है तो एक वचन, 2 होते हैं तो द्विवचन और 3 होते हैं वो बहुवचन में हो जाते हैं। तो इस समास का नियम क्या होता है कि जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो सामासिक पद बनाते हुए हमें क्या करना होता है, सबसे अंतिम जो पद है उसमें पदों की संख्या के अनुसार वचन लगा देना होता है। तो यहाँ पर इसमें पदों की संख्या के अनुसार वचन लगाया, इसलिए गुल्म का कर दिया गुल्महा। तो गुल्महा ये राम सद्रूप के अनुसार हुआ, क्योंकि ये अकारांत शब्द है गुल्म, इसलिए राम सद्रूप के अनुसार हुआ। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह है लता च तर्व च गुल्मा च, और यहाँ पे है द्वंद्व समास। फिर देखिए द्वंद्व में भी उसके 2 प्रकार होते हैं, जो आपको मैंने शायद 9 पे पढ़ाए थे। तो पहला है समाहार, पहले है इतरेतर द्वंद्व, उसके बाद में है समाहार द्वंद्व और फिर बाद में है एक शेष द्वंद्व। तो इसमें इतरेतर द्वंद्व है, इसमें है इतरेतर द्वंद्व। अब देखिए आगे इनका हिंदी अर्थ बेल, वृक्ष और झाड़ियाँ। फिर देखिए प्रस्तर तले, शिला तले यानी पत्थरों के नीचे, पिष्टा यानी प्रविष्टा, दमिता यानी दबी हुई, निसर्गे प्रकृतो यानी प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाण काल की सभ्यता, समाविष्टा समावेश, पेषणम समावेश, पिसना कुचलना, न स्यात् न भवेत यानी नहीं होना चाहिए, जीवनम जीविनम जीवितम यानी जीवन की, कामये यानी कामनाम करोमि कामना करता हूँ। आगे देखिए नो का अर्थ अस्माकम यानी हमारी, जीवन मरणम जीवत मरणम च यानी जीते मरते, मानवाय मनुष्य यानी मानव के लिए, शुचि शुद्धम यानी शुद्ध, पर्यावरणम वातावरणम यानी पर्यावरण ही, शरणम आश्रय यानी आश्रय है। अब देखिए इसका संदर्भ और प्रसंग। गीतांशो अयम अस्माकम, मैं आपको ये बता चुका हूँ, गीतांशः धन अयम धन अस्माकम, सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य सूचि पर्यावरणम इति पाठात् उद्धृत, पाठोऽयं पाठः धनयम, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा विरचित अलस्य लतिका इति गीति संग्रहात् संकलितः, पाठे अस्मिन् पाठे धनस्मिन्, कवि भारतीय संस्कृति संरक्षणम आधृत्य यानी संरक्षणम म के नीचे हलंत है, धन आधृत्य अनुस्वार व्यंजन संधि, और आधृत्य में है आधंद्री धन ल्यप प्रत्यय, आधंद्री यानी धारण करना, धन ल्यप प्रत्यय, ये भी आपको नोट करना है। कथयति, देखिए हिंदी अनुवाद इसका, यह गीतांश हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरणम पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लस्य लतिका गीति संग्रह से संकलित है। इस पाठ में कवि भारतीय संस्कृति संरक्षण के आधार पर कहता है। तो देखिए कवि क्या कहता है हिंदी अनुवाद में, लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के जल पर नष्ट नहीं होती, पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो लताएं हैं, वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं, इनको हमें पत्थरों से कुचलना नहीं है, इनको नष्ट नहीं करना है। पाषाणकालीन सभ्यता जो है, अब इसमें बहुत ही गहरा छुपा हुआ है बच्चों। इस वक्त आप लोगों के सामने होता होगा ये सारी चीज़ें। पर्यावरण हमारे सामने कुचला जा रहा है। आज जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, और जनसंख्या जब
बढ़ेगी तो लोगों को साधन चाहिए होंगे, चाहे रहने के लिए हो, खाने के लिए हो, या फिर अपनी गाड़ियाँ दौड़ाने के लिए हो। हर जगह सबको साधन चाहिए। आप लोग देखते हो कि आज जो चीज़ मतलब आज एक मकान नहीं बना हुआ था, फिर देखो कि 2 साल बाद एक नया मकान बन गया कहीं पे। पहले जो भूमि पड़ी थी वहाँ पे एक नया मकान बन गया, तो उस जगह पे जितने पेड़ पौधे हो गए उन सबको काट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है ना कि लता वृक्ष झाड़ियाँ ये जो है ना, ये पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, इनको नष्ट नहीं करना है। अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समावेश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह सिर्फ पौनी पत्थर दिखाई दे, पत्थरों के घर दिखाई दे, पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे, पर्यावरण दिखाई नहीं दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। मानव के जीवन की कामना की जा रही है यहाँ पे, जीवन के नष्ट होने की नहीं। मैं चाहता हूँ कि मानव जीवन रहे, जीवन नष्ट नहीं रहे। आज बच्चों, पहले जब बोला जाता था कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताएं ये होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। पहले ये कहा जाता था, अब बिजली भी साथ में ले ली है। लेकिन सच में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें अगर नहीं होगी ना तो इंसान मर सकता है। अगर इंसान को रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, रोटी के साथ जल आ ही जाता है। फिर कपड़ा अगर नहीं होगा तो ठंड से मर जाएगा या गर्मी से मर जाएगा। और मकान, मकान के बिना तो ये जो सर्दी, गर्मी, बारिश जो है, हम कुछ भी जो है वो एक साथ सहन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज जो है इंसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ उसको बिजली चाहिए, बिजली से चलने वाले उपकरण चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, कार चाहिए। हर जगह मतलब व्यक्ति पैदल जा सकता है। पुराने ज़माने में पशुओं की सहायता से जाया जाता था। तो ये होता था पुराने ज़माने में, उस वक्त भी लोग ज़िंदा रहते थे। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी की जो ज़िंदगी है उसमें हम इतना आगे चले गए हैं कि हमने पूरे पर्यावरण को ख़त्म कर दिया है। तो अतः यहाँ पर ये जो मानव के जीवन की कामना करता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन नष्ट होने की नहीं। और हम जिसे जीवन कहते हैं, हमें लगता है कि हम इतने अमीर होने चाहिए कि हम एसी में बैठें, हम बाहर कहीं जाए नहीं गर्मी में घूमने के लिए। अगर बाहर भी कहीं जाए तो हमारी कार में भी एसी होनी चाहिए। तो ये जीवन की कामना, हमें लगती है कि ये जीवन की कामना है, जबकि ये हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, और प्रकृति नष्ट होगी तब जीवन भी नष्ट होगा। तो मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। वल्लरीय वृक्षा कंठस्तवा, यह देखिए कंठः धन तवा शब्द है, और यहाँ पे स का आगमन कैसे हुआ, क्योंकि विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में यदि त आता है। आप तीनों चीज़ें देख लीजिए। विसर्ग संधि जो है उसमें सत्व विसर्ग संधि होती है। उसके अंदर क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद में क ख या त थ आता है, क ख या त थ अगर ये आता है तो विसर्ग जो है वह दंत्य स में बदल जाता है। फिर यदि विसर्ग के बाद में ट ठ आता है तो वह जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में च छ आता है तो वह तालव्य स में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंठः दंतवा शब्द है, तो ये कंठः शब्द के बाद विसर्ग आया हुआ है और उसके बाद में है त, तो त शब्द है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, स में, दंत्य स में। त आया इसलिए दंत्य स में बदल जाएगा। इत्यादयः प्राकृतिक संपदः शिलातले दमिता न भवन्तु, प्रकृतौ पाषाणकालीन सभ्यता समावेश न भवेत्, अतः अहम मनुष्याय जीवनम इच्छामि न तो जीवनम मरणम च, शुद्धम वातावरणम एव आश्रय। यहाँ पर देखिए वातावरणम एव धन आश्रय, वातावरणम मखे चलंत है, धन एव धन आश्रय। तो यहाँ पर है पहले अनुसार व्यंजन संधि है और उसके बाद दीर्घ स्वर संधि। अस्थि, अस्थि यानी है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। बेले, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि प्राकृतिक संपदा शिलाओं के बीच न दब जाए, प्रकृति में पाषाण युग का समावेश न हो। मैं मानव के लिए जीवन चाहता हूँ, न कि मरना। अतः
शुद्ध वातावरण ही एक सहारा है। तो बच्चों, हमें इस पाठ को पढ़ के ही मतलब ऐसे राज़ी नहीं होना है, हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हम पर्यावरण को बचा सकें। पर्यावरण को बचा सकने में हम सिर्फ मुंह से बोल के कुछ नहीं कर सकते। हम इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जागरूक किया जाए कि सच में पर्यावरण जो है उसका दोहन हो रहा है और हमें इसको बचाना पड़ेगा। हम उसको कैसे बचा सकते हैं? यदि एक व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही पेड़ लगा के उसका संरक्षण कर दे और कह सके कि ये पेड़ ये जब पौधा था तब मैंने लगाया था और अब ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है और ये सिर्फ मैंने किया, तो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक पेड़ लगा दे, एक पौधा लगा देना और उसका संरक्षण करके उसको एक बड़ा हरा भरा पेड़ बना दे, तो उसके लिए उसका जीवन सार्थक हो गया कि उसने एक पेड़ लगाया। और आजकल जो है कई ऐसे लोग मिलेंगे जो सैकड़ों पेड़ लगाते हैं, हज़ारों पेड़ लगाते हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपने पूरे जीवन काल में एक पेड़ भी नहीं लगा पाते। तो प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और हमसे कुछ नहीं लेती है, लेकिन हमें प्रकृति को देना चाहिए कुछ, और देने के लिए हम साफ़ सफाई रख सकते हैं, प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही था, और मुझे आशा है या इस कवि को आशा है कि आप इस पाठ से बहुत कुछ सीखोगे और कुछ करोगे। तो हमारा ये पाठ खत्म हुआ। आज आप इस एक श्लोक को करेंगे और होमवर्क में भेजेंगे मुझे, और अगले अध्याय में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।